Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। मेरा नाम है यशपाल मीना और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 पावर शेयरिंग के पार्ट 2 के बारे में। और इसमें हमारी मदद करेंगी हमारी प्यारी सकीना मैम। माफ़ कीजिएगा, पिछले वीडियो में भी सकीना मैम मौजूद थी लेकिन मैं इनका इंट्रोडक्शन देना भूल गया, तो अभी मैं पार्ट 2 के अंदर आपको सकीना मैम का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ और सकीना मैम हमारी मदद करेंगी इस पूरे पार्ट 2 को समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। तो आइए शुरू करते हैं बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल से। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल लेकर पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बेल्जियम और श्रीलंका के अंदर पावर शेयरिंग है और यही पावर शेयरिंग किस तरह से इनकी समस्याओं को आगे सुलझाती है। बहरहाल आज हम सिर्फ इनकी समस्याओं को समझेंगे, यानी कि बेल्जियम में क्या प्रॉब्लम है और श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए, दोनों के अंदर समस्या अलग अलग मतलब है पॉपुलेशन के रिगार्डिंग ही, बट फिर भी थोड़ी सी अलग है। क्या अलग है ये मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। शुरू करते हैं बेल्जियम से। देखिए, बेल्जियम यूरोप के अंदर एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है। आप ये माने कि हरियाणा से भी छोटी है। हमारे देश में जो हरियाणा जो एक स्टेट है उससे भी ये कंट्री काफ़ी छोटी है। बेल्जियम के जो बॉर्डरिंग नेशंस हैं वो हैं फ्रांस, नेदरलैंड्स, जर्मनी, लग्जमबर्ग। मैं आपको बॉर्डरिंग नेशंस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बॉर्डरिंग नेशंस का जो इम्पैक्ट है, जो कल्चरल इम्पैक्ट है, वो हमेशा कंट्री के ऊपर होता ही है। तो यहाँ पे भी बॉर्डरिंग नेशंस का काफ़ी इम्पैक्ट था एक तरह से बेल्जियम के कल्चर के ऊपर। बेल्जियम में जो अलग अलग तरह के लोग रह रहे थे, अलग अलग भाषाएं बोल रहे थे, उनके ऊपर इन बॉर्डरिंग नेशंस का काफ़ी असर था। खैर, अगर यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो ये ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 1 करोड़ के अराउंड है। अगेन हरियाणा की पॉपुलेशन से काफ़ी कम है। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब पॉपुलेशन कैसे कैसे डिवाइडेड है, पॉपुलेशन के अंदर कौन सा हिस्सा कितना बड़ा है। जैसे फ्रेंच बोलने वाले कितने लोग हैं, जर्मन बोलने वाले कितने लोग हैं, डच बोलने वाले कितने लोग हैं, ये हम देखेंगे। तो देखिए, फ्रांस की जो पॉपुलेशन है, जो इथनिक कंपोजिशन है पॉपुलेशन की, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी उलझी हुई सी है। तो इसमें देखिए तो 59% लोग, तकरीबन 59% जो लोग हैं वहाँ के, वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। फ्लेमिश रीजन कहाँ पे है ये मैं थोड़ी देर में आपको मैप के अंदर समझाऊंगा। तो 59% यानी कि 59% लोग जो हैं वो फ्लेमिश रीजन के अंदर रहते हैं और ये 59% लोग जो हैं वो बोलते हैं डच। ये डच भाषा का प्रयोग करते हैं, डच लैंग्वेज यूज करते हैं। फ्लेमिश रीजन एक्चुअली बोलते किसको है, तो एंटर्प, हेजल्ट, गेंट, लिवन, बर्ग्स वगैरह ये जो एरिया है इसको फ्लेमिश रीजन बोला गया है। आगे अगर हम बात करें तो 40% जो पॉपुलेशन है वो वेलोनिया एरिया के अंदर रहती है, वेलोनिया रीजन में रहती है, जिसका बड़ा बड़ा हिस्सा मोटा मोटा तौर पे अगर हम बात करें तो मोन्स, लेग, नमूर, वेवर, ये सभी हिस्से जो हैं वो वेलोनिया में आते हैं और ये सभी हिस्सों के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। बेल्जियम का जो बचा हुआ 1% है उसमें जर्मन पॉपुलेशन रहती है। ये ईस्टर्न कैंटोन्स हैं। ये कहाँ है ये भी मैं आपको थोड़ी देर में मैप की मदद से समझाऊंगा। तो ये बड़ी ही उलझी हुई एक तरह से इनकी इथनिक कंपोजिशन है। अब देखिए, प्रॉब्लम आपको कुछ नज़र नहीं आ रही है अभी तक तो, लेकिन अब प्रॉब्लम समझ में आएगी आपको। बेल्जियम की कैपिटल सिटी का नाम है ब्रसल्स। ब्रसल्स की जो इथनिक कंपोजिशन है वो काफ़ी हद तक अलग है पूरे नेशन की इथनिक कंपोजिशन से। देखिए किस तरह अलग है। मैंने आपको बताया था कि डच स्पीकिंग लोग पूरे बेल्जियम के अंदर 59% हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है, मगर यही मेजॉरिटी वाले लोग कैपिटल सिटी ब्रसल्स के अंदर माइनॉरिटी में। कहने का मतलब ये है कि कैपिटल सिटी में डच स्पीकिंग लोग महज 20% हैं, 20% ओनली, जबकि यहाँ कैपिटल सिटी के अंदर फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग हैं वो 80% है। तो आप समझ सकते हैं कि कैपिटल सिटी से ही पूरा जो कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंट्रोल होता है। तो एक तरह से अगर कैपिटल सिटी के अंदर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी मेजॉरिटी के अंदर है तो फिर चाहे वो पूरी कंट्री में माइनॉरिटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो वही कम्युनिटी देखेगी। और यही यहाँ हो रहा था। जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से देख रहे थे। हालांकि डच स्पीकिंग लोगों को भी कम बेनिफिट नहीं हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से इकोनॉमिक बेनिफिट काफ़ी हद तक डच स्पीकिंग लोगों की तरफ गया,
मगर एडमिनिस्ट्रेशन का जो पावर है वो पूरा फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के पास में है, और इससे इन दोनों कम्युनिटीज़ में ठन गई है। जर्मन स्पीकिंग लोगों की अगर बात करें तो वो तो 1% लेकर अलग ही साइड में बैठे हैं बिल्कुल, तो वो डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट का उतना बड़ा हिस्सा नहीं है। मगर ये मेजर कॉन्फ्लिक्ट जो है ये है फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन और डच स्पीकिंग पॉपुलेशन के बीच में, क्योंकि डच स्पीकिंग लोगों को लगता है कि वो मेजॉरिटी में ज़्यादा हैं तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन में भी रोल ज़्यादा होना चाहिए, मगर फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के विचार बिल्कुल उलट हैं। तो आप ये इसके अंदर मैप को देख पा रहे हैं बिल्कुल क्लियरली। ये मैप आपके जो सामने है ये है बेल्जियम का मैप, जब बेल्जियम कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसा हुआ था। मैप के अंदर आप देख पा रहे हैं ब्रसल्स कैपिटल है जो कि बहुत ही छोटी सी है, और उसके अलावा आप सभी रीजन्स को देख पा रहे हैं, जैसे फ्लैमिश रीजन। सबसे पहले हम समझते हैं फ्लैमिश रीजन कहाँ है। तो आप देखिए ये ऊपर फ्लैमिश रीजन दिख रहा है आपको। आपके जो राइट हैंड साइड का जो मैप है इसमें येलो कलर में ऊपर दिख रहा है, और आपका जो लेफ्ट में गूगल मैप आ रहा है इसमें ये फ्लैमिश रीजन को मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये एंटर्प है, ये हैजल्ट है, और ये थोड़ा साइड में आइए ये घेंट है। मेरे पॉइंटर की तरफ आप देखते रहें जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ। इसके अलावा ये ब्रग्स है, ये ल्यूवन है। तो ये पूरा फ्लैमिश रीजन है। अब यहाँ पर 59% लोग रह रहे हैं, दिख रहा है काफ़ी बड़ा एरिया है। बात करते हैं बाकी के बचे हुए 40% के बारे में, तो वो वेलोनिया इलाके में रहते हैं, वेलोनिया रीजन यानी कि वेलून रीजन में रहते हैं, और ये सभी फ्रेंच स्पीकिंग है। जो फ्लैमिश रीजन में लोग रह रहे हैं, जो येलो पार्ट में है वो डच स्पीकिंग है, और जो रेड पार्ट में है वो वेलून रीजन है जिसमें फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं। इनका नंबर टोटल पॉपुलेशन का 40% है, 40% है। और देखिए इनका इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मॉन्स देखिए आप गूगल मैप्स में, लीग, नेमुर और वेवर, ये आप गूगल मैप्स में देख सकते हैं इजीली। मेरे पॉइंटर को आप फॉलो करते रहें। ये पूरा का पूरा फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है। अब यही जो है जर्मन स्पीकिंग जो 1% लोग हैं, जो सकीना मैडम के बिल्कुल जहाँ पे उनका जो ये स्टिक पॉइंट कर रहा है, जिस एरिया में उनका हाथ है, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको ये जर्मन स्पीकिंग 1% पॉपुलेशन दिखाई देगी। ये लाइनिंग दिख रही है आपको ब्लू कलर की इसमें, और ये गूगल मैप्स में मैं आपको दिखा रहा हूँ यही सेम रीजन। तो ये पूरा का पूरा इलाका इस तरह से डिवाइडेड है। अब अगर हम बात करें कैपिटल सिटी के बारे में, तो आप देख पा रहे हैं कि जो कैपिटल सिटी है ये येलो पार्ट के अंदर है, बिल्कुल बीचों बीच। और कैपिटल सिटी का जो डिवाइडेशन है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछली स्लाइड में, कि फ्रेंच स्पीकिंग लोग यहाँ पे 80% है और डच स्पीकिंग 20% है। डच स्पीकिंग लोग जो पूरी कंट्री में मेजॉरिटी हैं, वो अपनी ही कैपिटल के अंदर माइनॉरिटी हैं, जिससे उनके अंदर बड़ी ही असंतुष्टि है। वहीं फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो कि पूरी कंट्री में एक तरह से डच स्पीकिंग लोगों के कंपैरिजन में कम हैं, वो ब्रसल्स कैपिटल के अंदर मेजॉरिटी के अंदर है। तो इससे वो काफ़ी संतुष्ट नजर आते हैं, लेकिन अगेन इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एज इट इज़ बना हुआ है। तो ये समस्या है बेल्जियम के अंदर। तो चलिए बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। देखिए श्रीलंका की जो समस्या है वो बेल्जियम से थोड़ी अलग है। श्रीलंका के अंदर मोटे तौर पे 2 कम्युनिटीज़ रहा करती थी। पहली वो जो सिन्हाला भाषा का प्रयोग करती थी, और दूसरी वो जो तमिल भाषा का प्रयोग करती थी। तमिल भाषा बोलने वाले लोगों को 2 भागों में आगे विभाजित किया जा सकता है। पहले थे श्रीलंका के तमिल और दूसरे थे भारतीय तमिल। अब आप पूछेंगे कि भारतीय तमिल श्रीलंका में क्या कर रहे थे। तो भारतीय जो तमिल थे उन्हें अंग्रेज प्लांटेशन के लिए, जैसे चाय के बागानों में या कॉफ़ी के बागानों में काम करवाने के लिए श्रीलंका लेकर गए थे। ये लोग बहुत ही गरीब लोग थे, तो ये वापस नहीं लौट सके और वहीं के होकर रह गए। इन्हें लगा था कि श्रीलंका की आज़ादी के बाद में इन्हें इनके अधिकार मिलेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। 1948 में श्रीलंका को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई, और उसके बाद में श्रीलंका के जो सिन्हाला बोलने वाले लोग जो थे, सिन्हाला भाषी जो लोग थे, ये वहाँ मेजॉरिटी में थे, और इन्होंने सत्ता हथिया ली। सत्ता हथियाने के बाद में इन्होंने कुछ ऐसे कानून पास किए जिससे श्रीलंका की जो सिन्हाला भाषा है उसे ज़्यादा फायदा हो। इन्होंने हर तरह के जो पर्क्स थे, हर तरह की जो फैसिलिटी थी, वो सिन्हाला भाषी लोगों के लिए रखी, और तमिल भाषा के साथ में इन्होंने एक तरह का अन्याय करना शुरू कर दिया। 1956 के दौरान इन्होंने एक नया एक्ट पास किया जिसमें इन्होंने सिन्हाला भाषा को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। इससे तमिल भाषी जो लोग थे उन्हें बहुत ही धक्का पहुंचा। ये यहीं नहीं रुके, इन्होंने
कई ऐसे और कानून पास किए जो बुद्धिस्ट जो रिलीजन है उसे फेवर करते थे। बुद्धिस्ट रिलीजन को फेवर करने वाले कानूनों को पास करने का मकसद ये था क्योंकि बुद्धिस्ट जो रिलीजन है वो सिन्हला बोलने वाले ज़्यादातर लोग माना करते थे, वो उसे ही फॉलो करते थे। तो इसी वजह से उन्होंने जानबूझकर बुद्धिस्ट कल्चर को और ज़्यादा बढ़ावा दिया और बाकी कल्चर्स को एक तरह से दबाना शुरू कर दिया। इससे इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में एक तरह का की दरार पैदा हो गई और ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंका में देखने को मिला। श्रीलंका के जो सिन्हला लोग जो थे वो मेजोरिटेरियनिज्म को फॉलो कर रहे थे। ये जो पूरी पॉलिसी जो होती है इसे मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी बोला जाता है। मेजोरिटेरियनिज्म होता है कि जब कोई कम्युनिटी किसी जगह पे या कोई ग्रुप किसी पर्टिकुलर एरिया में मेजोरिटी में होता है तो वो अपनी मनमानी करता है और इसी मनमानी करने को मेजोरिटेरियनिज्म कह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों कम्युनिटीज़ में एक तरह का जो है दरार पड़ गई क्योंकि श्रीलंका के जो सिन्हला कम्युनिटी जो थी उन्होंने पूरी सत्ता हथिया ली और सिन्हला भाषा के फेवर में सारे के सारे काम इन्होंने अपने किए। इन्होंने ये भी मेक श्योर किया कि भाई नौकरियां जो लगे वो सिन्हला भाषा बोलने वाले लोग ही लगे। तमिल भाषियों को इन्होंने सरकारी नौकरियां तक देना एक तरह से बंद कर दिया। इससे इनके बीच की जो दरार है बढ़ती चली गई और ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते बढ़ते एक गृह युद्ध का रूप ले बैठा, यानी कि सिविल वॉर। श्रीलंका में सिविल वॉर छिड़ गया और ये जो सिविल वॉर है ये 2009 तक जारी रहा बदस्तूर। इस सिविल वॉर ने श्रीलंका को बहुत ही जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। सिविल वॉर के होने से पहले श्रीलंका की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया थी। दुनिया की ये कुछ टॉप की उन कंट्रीज में इसका नाम आ रहा था जो ज़बरदस्त स्पीड से ज़बरदस्त पेस के साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही हैं, यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था में ज़बरदस्त सुधार कर रही हैं। मगर इस गृह युद्ध के बाद में श्रीलंका की इकोनॉमी को बहुत ही ज़बरदस्त सेटबैक मिला। आपके सामने श्रीलंका का मैप है ताकि आप श्रीलंका में जो कम्युनिटीज़ का जो एथनिक डिवाइडेशन है वो आप समझ सकें। तो आपको जो पीले रंग में सिन्हलीज कम्युनिटी दिख रही है, पीला रंग जो कि सबसे ज़्यादा है मैप के अंदर, इस पीले रंग में सिन्हला कम्युनिटी है। श्रीलंकन तमिल्स की बात करें तो ये ऑरेंज कलर में है, इनके बाद में सबसे ज़्यादा नंबर में यही है श्रीलंकन तमिल्स, ये ऊपर के इलाके में है, आपको दिख रहे होंगे। इसके बाद में जो भूरे रंग में है यानी कि ब्राउन कलर में जो आपको दिख रहा है मैप पे, ये इंडियन तमिल्स है। और जो थोड़े बहुत आपको स्किन कलर जो दिख रहा है, क्रीमी कलर दिख रहा है, वो मुस्लिम है। तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त माइनॉरिटी में है, तो इनको किसी भी तरह के अधिकार नहीं मिल पाए और यहाँ पे इनके साथ में ज़बरदस्त नाइंसाफ़ी एक तरह से श्रीलंकन गवर्नमेंट ने की, जिससे श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ गया। आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे, और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, अगर आपको हमारा एक काम पसंद आ रहा है, अगर आपको फोटोन बूस्ट के बाकी वीडियोस भी अच्छे लग रहे हैं तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं हमारे वीडियोस को लाइक करके, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और इन्हें सब्सक्राइब करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जाने से पहले बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, इससे आपको हमारे अपडेट्स सबसे पहले मिल जाएंगे। तो बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।